आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम सीबीएसई के प्रैक्टिकल रिलेटेड गाइडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सीबीएसई ने विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए प्रैक्टिकल डेट्स अनाउंस कर दी हैं। ये लेटर 10/10/2023 को रिलीज़ हुआ है, जिसमें कहा गया है कि विंटर बाउंड स्कूल्स में 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके रिलेटेड एग्जामिनर्स की डिटेल स्कूल्स को प्रोवाइड हो चुकी हैं और दिवाली के बाद सीधे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाएंगे और एक्सटर्नल्स जो जहां जाना है उन्हें वहां जाना होगा। आइए स्टेप बाय स्टेप इस एसओपी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कहा गया है कि आप पूरी तरीके से सीबीएसई के जो गाइडलाइंस है, क्यूरिकुलम है, उसी पर आपके प्रैक्टिकल करवाए जाने चाहिए। अगर आपको क्यूरिकुलम की डिटेल्स नहीं है तो आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल आप 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में ही कराएंगे। इसके बाद आपके लिए कोई स्पेशल डेट्स या एक्स्ट्रा डेट्स आपको प्रोवाइड नहीं होंगी। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कहा गया है डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। जी, आप मार्क्स अपलोड करने के लिए कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। ये देखिए, नो एक्सटेंशन ऑफ डेट्स। आपको कोई भी डेट एक्सटेंडेड डेट्स नहीं प्रोवाइड होंगी। आपको उसी ड्यूरेशन में एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन प्रैक्टिकल हो रहा है उसी दिन आप मार्क्स अपलोड करें। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट इन सेशंस। आपको प्रैक्टिकल्स, यदि बच्चे 30 से ज़्यादा हैं तो उनका बैच रन करना है, उनको सेशंस में कराना है। एक दिन में 3 सेशंस में आप प्रैक्टिकल्स करा सकते हैं, बट फाइन आर्ट्स के लिए ये 2 ही सेशंस से ज़्यादा की रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक दिन में सिर्फ 2 बैचेस रन करेंगे। ये लिखा है 2 सेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट, इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग। अगर आपने बिल्कुल भी एरर फ्री अपलोडिंग करनी है तो आप इसके लिए ये ध्यान रखें कि आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए और मार्क्स, और इसके लिए आपके क्रॉस चेक इंटरनल और एक्सटर्नल जैसा भी केस हो उसके द्वारा प्रिंसिपल के साथ मिलकर ये किया जाना चाहिए। नंबर 6 में कहा गया है कि अनफेयर मीन्स, यानी कि किसी भी तरीके का आपको लगता है कि बच्चा या विद्यालय स्तर पर अनफेयर मीन्स किए जा रहे हैं तो एक्सटर्नल द्वारा उसे इन्फॉर्म किया जाएगा सीधे सीबीएसई बोर्ड को, और बोर्ड के पास ये राइट है कि वो उस प्रैक्टिकल को उस ड्यूरेशन के लिए निरस्त कर सकता है। 8th पॉइंट नंबर है आईपीएस पेमेंट रिलेटेड, जो कि सीबीएसई ने ऑप्ट कर लिया है पूरी तरीके से। अब अपने सारे पेमेंट्स सीबीएसई आईपीएस इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम से कर रहा है और ये सारी डिटेल्स फीड करने के लिए आपको बैच वाइज, आपको जो बच्चों के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पे होगा। इसके लिए आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर के बैंक अकाउंट डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स स्टाफ की भी कलेक्ट कर लेनी है, जो स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होगा। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स, ये पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये नोटिस किया गया है कि जब मार्क्स सिस्टम में अपलोड हो रहे होते हैं उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ और साथ ही को स्टाफ के अलावा अदर मेंबर्स के होने की वजह से कई बार मार्क्स डिस्क्लोज हो जाते हैं, जो कि एक सीबीएसई की तरफ से जिसके लिए आपको पेनल्टी भी की जा सकती है। अब स्पेसिफिक तरीके से डिस्कस कर लें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के लिए स्ट्रिक्टली कहा गया है कि विंटर बाउंड स्कूल्स के प्रैक्टिकल भी, इंटरनल असेसमेंट हो या प्रोजेक्ट्स हों, इस ड्यूरेशन में आपने कंडक्ट कराने हैं। और आपको एज़ यूजुअल जो डेटा शीट आपको प्री प्लान्ड दी जाती है उसी में मार्क्स फीड करने हैं। उसमें आपको अपनी तरफ से सिर्फ मार्क्स फीड करने हैं, कोई एडिटिंग नहीं करनी है, अदरवाइज़ वो सिस्टम पे अपलोड नहीं हो पाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 11 में साफ लिखा है नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर क्लास 10th। और क्लास 10th के लिए इसी तरीके से आंसर बुक्स फॉर प्रैक्टिकल्स भी अवॉइड की जाएंगी सीबीएसई द्वारा। वो स्कूल लेवल पर ही मैनेज और अरेंज की जाए स्कूल के अपने रिसोर्सेज से, जिसके लिए सीबीएसई आपको कोई भी कुछ पे नहीं करता है। नेक्स्ट आता है अवार्ड लिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मार्क्स शेल बी अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर्स एंड अपलोडेड ऑन द लिंक प्रोवाइडेड। जो 10th स्टैंडर्ड पर है, मार्क्स टीचर्स ने अपलोड करवाने हैं पहले अवार्ड लिस्ट में, फिर उसको जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है उस लिंक में आपको प्रोवाइड करना है। और ये जो सबसे डाउटफुल सिचुएशन रहती है, पॉइंट नंबर 13 में लिखा है कि क्या ये हमें मार्क्स सीबीएसई को पोस्ट भी करने हैं हार्ड कॉपी में। तो ये देखिए साफ लिखा है नो नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी। तो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं 10th रिलेटेड। अब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो क्लास 12th के लिए हैं
उनको हम ध्यान से सुनते हुए चलते हैं, क्योंकि इसमें आउटबाउंड आउटर एक्सटर्नल्स आते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ विंटर बाउंड स्कूल्स को ही आप इन्वॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पार्टी या जो आपके वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 15 कह रहा है कि हाँ, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंट किए जाएंगे पूरी तरीके से प्रैक्टिकल्स को करवाने के लिए, और इसके लिए आपको स्कूल को स्ट्रिक्टली उन्हीं एग्जामिनर्स के साथ मिलकर ये प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने हैं, उनके साथ बात कर लेनी है। अपने लोकल लेवल पर कहीं से भी एग्जामिनर्स को अरेंज नहीं करना है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। पॉइंट नंबर 17 में कहा गया है एंश्योर द प्रेजेंस अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। आपको लिस्ट प्रोवाइड हो जाने के बाद अपनी मर्जी से एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल कराने के लिए ना हो जाएं आतुर, आपको पहले एक्सटर्नल एग्जामिनर से श्योर कर लेना है, क्योंकि कई बार एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के पास एक से ज़्यादा स्कूल्स होते हैं और हो सकता है कि जिस दिन आप चाह रहे हैं उस दिन उनके पास डेट्स ना हो। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, ये प्रिंसिपल के लिए गाइडलाइंस हैं कि आप अपनी प्रॉपर जो रजिस्टर में ये डिस्क्लोज़ करें और ये ऑर्डर निकालें इंटरनल एग्जामिनर के लिए कि उन्हें इन प्रैक्टिकल्स में पूरा कोऑपरेशन एक्सटर्नल को देना है, और इंटरनल एग्जामिनर्स जहां एक्सटर्नल नहीं हैं जिन सब्जेक्ट्स में, उन्हें इंटरनल एग्जामिनर्स को भी प्रैक्टिकल्स एज़ पर CBSE नॉर्म्स करवाने हैं। ये प्रिंसिपल के एंड से एक लेटर जारी होगा अपने स्टाफ के लिए। इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स जहाँ की लेबोरेटरीज मेनली इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ फर्स्ट डे एडवांस में विज़िट करना ज़रूरी होता है। इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को कहा है कि आप प्रैक्टिकल से फर्स्ट डे पहुँचें और ये चीज़ नोटिस कर लें कि क्या लैब कंडीशंस और इक्विपमेंट सब बच्चों के लिए प्रोवाइडेड हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 20 कहता है बैच एंड ग्रुप साइज़। जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं कि बैच 30 का बैच बनाएं, और ग्रुप साइज़ का भी ध्यान रखें, और एक दिन में 3 बैचेस ही होने चाहिए। ठीक है। और आपको ये इन्होंने जो ब्लू लाइंस में दी होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही मार्क्स सिस्टम पे अपलोड होते हैं। दैट टू आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर, आप जब भी अपने बैच क्रिएट करें तो हो सकता है लिंक प्रोवाइडेड में आपको सारी, पॉइंट नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंक में आपको हो सकता है सारी डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाए, पर बैच कंफर्म तभी क्रिएट करें जब आप एक्सटर्नल से और ऑब्जर्वर यदि है तो उससे बात हो चुकी हो कि वो उस पर्टिकुलर डेट को आने वाले हैं, तो उसी दिन आप बैच क्रिएट करेंगे। इन एडवांस बैच क्रिएशन से बचें। नेम एंड एग्जामिनर नंबर ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स, जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनर्स आते हैं उनकी बेसिकली उनका नंबर वही नंबर है जो कि उनकी, ये देखिए, ओसिस आईडी में जो उनकी स्कूल आईडी की ओसिस आईडी होती है वही उनका एग्जामिनर नंबर बनता है, वही उनका टीचर आईडी बनती है। तो आपको ये कई बार डाउट रहता है कि इनकी आईडी क्या रहेगी, स्पेशली जो न्यूली एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं, और अभी उत्तराखंड में बहुत से अटल स्कूल्स बने जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही इन प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करा रहे हैं, और स्टाफ भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पॉइंट नंबर 25 कहता है कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट इन सेशंस, ये वही पॉइंट को रिपीट किया है तो इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब 26 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स थ्रू ऐप लिंक। जी हाँ, आपको ऐप प्रोवाइडेड होगा या हो सकता है कि लिंक प्रोवाइडेड हो आपके खुद के जो स्कूल की वेबसाइट के लॉगिन के बाद, जहां आपको हर बैच की फ़ोटोज़ अपडेट करनी है, अपलोड करनी है, और वो जो फ़ोटोज़ आपने अपलोड करनी है वो आपने अपलोड करनी है किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए ईच बैच की, यानी हर अगर 2 बैच बने तो दोनों बैचेस की अलग अलग ग्रुप फ़ोटोग्राफ हो, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की लैब आनी चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर आना चाहिए, ये देखिए, इंटरनल एग्जामिनर होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए, और एक आपको इसी तरीके से ये जो फ़ोटोज़ आप अपलोड कर रहे हैं ये जियो टैग्ड होनी चाहिए। एक लेबोरेटरी के साथ अंदर का व्यू होना चाहिए जहाँ लेबोरेटरी में वो कंडक्ट करा रहे हैं, और थर्डली जो फ़ोटोग्राफ है वो आप अपलोड करते समय ये ध्यान रखें कि आपने जियो टैग की हैं या नहीं की हैं। वैसे भी अगर आप अपलोड करने लगेंगे और वो जियो टैग नहीं होंगी तो सिस्टम में वो अपलोड होंगी ही नहीं। और जियो टैग के लिए अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बिल्कुल इसी तरीके से रन करके हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही,
बट इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ, इस प्रोसेस को के लिए आप प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। अटेंडेंस शीट्स, जी हाँ, अटेंडेंस शीट्स मैनुअली जो अटेंडेंस शीट्स प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर लेते हैं वो आप आपके डाउनलोड सेक्शन में आपके स्कूल की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको परफॉर्मा मिल जाएगा, वो आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को ज़रूर प्रोवाइड कर दें। पॉइंट नंबर 28, रीशेड्यूल ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। इन केस कि अगर कोई बच्चा आज एब्सेंट है और अभी भी 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच का ड्यूरेशन है, तो उस केस में आप उस बच्चे को प्रैक्टिकल के लिए रीशेड्यूल डेट दे सकते हैं एब्सेंट स्टूडेंट की। और ऐसे बच्चे के में आपको लिखना होगा रीशेड्यूल्ड। ये देखिए डार्कली वर्ड लिखा हुआ है रीशेड्यूल्ड, ना कि एब्सेंट। और एब्सेंट वाला केस तब होगा जबकि बच्चा आपके एग्जामिनेशन में अपीयर ही ना हो पाए आपकी फर्दर डेट्स देने के बाद भी। 29, अदर मटेरियल्स। अदर मटेरियल्स में बेसिकली उन्होंने आपको बताया है कि आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो होगी मैनुअल अवार्ड लिस्ट, जो आपको साइट से डाउनलोड कर ली जाएगी। वहाँ एक ब्लैंक स्पेस होगा, उस मैनुअल अवार्ड लिस्ट की हेल्प से आप ऑनलाइन उसको फीड करेंगे। इसका सैम्पल एनवेलप फॉर सेंडिंग, और जो आपने अवार्ड लिस्ट जब आपकी फ़ाइनल जनरेट हो जाएगी, जिसे हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ़ाइनल अवार्ड लिस्ट होती क्या है, तो उसे आपको पोस्ट करने के लिए कि किस तरीके का परफॉर्मा होगा, उसका एक सैम्पल एनवेलप होगा जो आपको अपने लेवल पर स्कूल में बनाना होगा। बस उसकी आउटिंग कैसी है ये इसमें डिस्कस किया होगा। पॉइंट नंबर 30 पर आते हैं, आंसर बुक्स फॉर प्रैक्टिकल। जी हाँ, क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए आपको कंप्लीट स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल कॉपीज़ बोर्ड रीजनल ऑफिस आपका प्रोवाइड कराता है। जो जहाँ का रीजनल ऑफिस है वहाँ से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। 31st पॉइंट, रिलीविंग ऑफ टीचर्स फॉर ड्यूटी। ये कई स्कूल्स में इशू आते हैं, प्रिंसिपल्स को लगता है कि स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से या किसी अदर रीज़न्स की वजह से, अपने पर्सनल या फैमिली रीजंस की वजह से कभी आपके एक्सटर्नल्स मूव नहीं कर पाते, तो टीचर्स को इंश्योर करना है कि वो हर टीचर जिसकी ड्यूटीज़ इसमें की गई हैं उसको ड्यूटीज़ असाइन की हैं वो प्रैक्टिकल लेने ज़रूर पहुँचे। अदरवाइज़ ये डार्क में लिखा हुआ है पेनल्टी प्रोविज़न अगेंस्ट द appearing school as per affiliation and examination bylaws of the board। बोर्ड के इन एग्जामिनेशन बायलॉज के बेसिस पर उन पर क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें किस दर पर रिम्यूनरेशन यानी कि मानदेय दिया जाएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और होम साइंस, इनके लिए जो आपको सपोर्ट स्टाफ है, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट और एक लेबोरेटरी बियरर, ये अलॉटेड हैं। और जहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी बियरर सेम है। अब बात करते हैं कि जो डांस और अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ होता है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, म्यूज़िक, डांस रूम हेल्पर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स और लेबोरेटरी बियरर, और सैनिटेशन क्लीनिंग के लिए सैनिटेशन क्लीनिंग स्टाफ होना चाहिए। इन सभी के लिए 200 रुपीज़ फिक्स्ड एक पर डे के बेसिस पर रिम्यूनरेशन रखा गया है। फन नाइट्स में पर स्टूडेंट 25 रुपीज़ पेड है, और अगर बच्चे कम होते हैं तो मिनिमम 500 तो पर एग्जामिनर पेड होगा ही होगा। साथ ही साथ रुपये 250 आपके आने जाने एग्जामिनर के कन्वेंस के लिए, रिफ़्रेशमेंट आदि चार्जेस के लिए अलग से पेड होंगे। यानी कि अगर लेस देन 500 की स्ट्रेंथ में बच्चे होते हैं तो 500 प्लस 250 750 उनको पेड होगा। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें सब में पर स्टूडेंट ₹15 पर स्टूडेंट, और अगर केस बनता है कि 300 से कम रिम्यूनरेशन जनरेट हो रहा है तो उसको 300 फिक्स देना है और 250 वही कन्वेंस और रिफ्रेशमेंट अदर चार्जेस रहेंगे। साथियों, इसके बाद माफ़ करिएगा, सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स। प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पर स्टूडेंट के बेसिस पर स्कूल को 15 रुपये पे किया जाएगा
रीजनल ऑफिस के थ्रू, और साथ ही प्रोजेक्ट कंपोनेंट में 5 रुपीज़ पर स्टूडेंट के हिसाब से स्कूल को कंपनसेट किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर के लिए जो रिमुनेशंस हैं वो है ₹500 पर डे, एंड कन्वेंस के लिए वही ₹250 फिक्स्ड हैं। अब इसी चीज़ पर इस एसओपी को अगर हम डिटेल में देखें, ऑल पेमेंट्स पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी मेड थ्रू इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम्स। जो स्कूल्स आज तक मैनुअल या फिर अपने टीएडीए बिल्स और इनको आप सेंड करते थे, स्पेशली अटल स्कूल्स, उनके लिए ये गाइडलाइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो है कोई बिल भेजना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आईपीएस सिस्टम पे पूरे उनके प्री फिल्ड ब्लॉक्स होते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है, पर स्टूडेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करके आपको आपकी अमाउंट क्लियर हो जाएगी। तो मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा हद तक कम कर दिया जाता है। तो अभी इस वीडियो में इन चीज़ों को, अगर आपको रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर उसे लीजिए, हम उस पर एक डिटेल्ड सेक्शन बनाएंगे। और इसकी रिलेटेड बाकी जो प्रोसीजर और वो है, जैसा आप देख सकते हैं अपेंडिक्स 2 ऑनवर्ड्स, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए और आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो, मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए हम सेकंड वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट सीबीएसई रिलेटेड सारी डिटेल्स और डिस्कशन आपस में किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।